मेरे YouTube चैनल में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, ममिता किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो देखिए, जो ममिता लोकप्रिय नृत्य है वो कहाँ का है, वो त्रिपुरा का। तो देखिए, त्रिपुरा के और कौन कौन से लोक नृत्य हैं उसको हम देखते हैं। एक वेलकम, गजानन, हिक हिक, लेबांग बुमानी, होजागिरी, मेडाडोल, मोसाक सुल्तानी, ये सभी कहाँ के हैं, ये सभी त्रिपुरा के लोक नृत्य हैं। अब हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब के लोक नृत्य कौन से हैं? एक गिद्दा, कीकली जागो, कीकली और जागो, ये कहाँ के हैं, पंजाब के हैं। एक हरियाणा, देखिए हरियाणा की कौन से, हरियाणा का है एक फाग, एक सांग। उत्तराखंड का छोलिया, छोलिया कहाँ का है, उत्तराखंड का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादक में से एक हैं। अब देखिए, भरतनाट्यम शैली के प्रतिपादक कौन कौन से हैं। तो देखिए, टी बाल सरस्वती, गीता चंदन, मीनाक्षी श्रीनिवासन, मीनाक्षी चित्ररंजन, रुक्मणी देवी अरुंडेल, आर मेरवल्ली, मालविका सरकार, ये किसके हैं, ये सभी हमारे भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। अब यहीं हम बात करते हैं कथक के। कथक के कौन से, कथक के एक हैं कुमुदिनी लखिया, और ओडिशा के कौन से, विजयनी सतपति, ये किसके हैं, उड़ीसा के। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है। तो देखिए, कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है M.L. सुब्बुलक्ष्मी, जिनको 1998 में भारत रत्न मिला, और इन्हीं को 1974 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अब यहीं हम बात करते हैं लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में मिला था। इनको मेलोडी ऑफ क्वीन नाम से भी जाना जाता है। जयंती कुमारेश, जयंती कुमारेश का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए, जयंती कुमारेश का जो संबंध है वो किससे है, वो है बीना से। अब यही हम बात करते हैं बीना से और किस किस का संबंध है। देखिए, सिद्धार्थ बनर्जी, ज्योति हेगड़े और राजेश वैद, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है बीना से। अब यही हम बात करते हैं संतूर। संतूर के कौन कौन से हैं, हम पीछे भी याद कर चुके हैं। अब 2 नाम और ऐड करेंगे, जिसमें एक है तरुण भट्टाचार्य और एक आर विश्वेशन। तबला के कौन है, संदीप दास और साबिर खान, ये किसके हैं, ये तबला के हैं। सितार के बुद्धदायित्य मुखर्जी और इलायस खान, ये किसके हैं, सितार के हैं। मलयालम नववर्ष को केरल में क्या कहा जाता है। तो देखिए, मलयालम कहाँ बोली जाती है, वो केरल में बोली जाती है। तो मलयालम नववर्ष यानी केरल का जो नववर्ष है उससे क्या कहा जाता है, तो केरल के नववर्ष को हम विशु कहते हैं। क्या कहते हैं, विशु कहते हैं। साउथ का जो न्यू ईयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, साउथ के न्यू ईयर को हम उगादी कहते हैं, जो कहाँ कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अब यही बात करते हैं महाराष्ट्र का न्यू ईयर क्या नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र का जो न्यू ईयर है वो गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग स्टेट के जो न्यू ईयर हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, पंजाब में जो न्यू ईयर है वो किस नाम से जाना जाता है, तो पंजाब में जो न्यू ईयर है वो किस नाम से, बैसाखी नाम से जाना जाता है। और देखिए, जो उड़ीसा में जो न्यू ईयर है वो किस नाम से जाना जाता है, पाना संक्रांति या महाविषु, ठीक है। आसाम में बोहांग बिहू, तमिलनाडु में पुंथड़ू, यह मैंने आपको पहले भी बताया था। गोवा में सबलत्सर पांडवो, मणिपुर में चेराओवा, और जम्मू एंड कश्मीर में नवरेह, बिहार में जुड़सतिल, और यूपी में खिचड़ी उत्सव। यूपी में कौन सा है, खिचड़ी उत्सव, ये याद रखेंगे आप। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो गेंद होती है उसका वजन कितना होता है। तो देखिए, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो गेंद यूज की जाती है उसका जो वजन होता है वो 8.1 से लेकर 9 इंच के बीच में होता है। यही हम मिलीमीटर में बात करें तो 224 मिलीमीटर से 229 मिलीमीटर होता है। और यही हम सेंटीमीटर में बात करें तो 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर होता है। अब यही हम बात करते हैं बैट की। जो बैट की जो लेंथ ब्रेथ का जो रेशियो होता है, यानी जो लेंथ ब्रेथ होती है वो 38 इंच और 4.25 इंच होती है। यही हम स्टैंप की लंबाई की बात करें तो स्टैंप की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 28 इंच यानी 72 सेंटीमीटर। जो पिच की लंबाई चौड़ाई होती है वो 20.11 यानी गज 22 गज होती है, और जो ब्रेथ होती है वो 3.05
मीटर होती है। अब देखिए, अ गेम ऑफ बास्केटबॉल सैंक्शन बाई फीफा यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, देखिए जो बास्केटबॉल है वो 4 क्वार्टरों में खेला जाता है। किसके 4 क्वार्टर खेले जाते हैं, 10-10 मिनट के जो ईच होते हैं। अब देखिए जब मैच ड्रॉ हो जाता है उस समय 5 मिनट का ओवर टाइम भी होता है। अब देखिए जो बास्केटबॉल होती है उसका वजन कितना होता है, उसका वजन होता है 600 से 650 ग्राम होता है। और जो कोर्ट की माप होती है वो क्या होती है, जो कोर्ट की माप होती है 28 × 15 यानी 28 लेंथ होती है, 15 ब्रेथ मीटर में होती है। अब देखिए जो बास्केटबॉल होती है वो कितने ऊंचाई पे लगी होती है, यानी जो बास्केटबॉल की जो ऊंचाई होती है वो बैट की जितनी चौड़ाई होती है उतनी होती है, यानी 3.05 मीटर होती है। अब देखिए, अब यही हम बात करते हैं बास्केटबॉल में प्लेयर कितने होते हैं, बास्केटबॉल में प्लेयर होते हैं 5। अब यही हम बात करते हैं वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, नेटबॉल में 7 प्लेयर होते हैं और बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं। देखिए रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम वेटलैंड डे कब मनाए जाते हैं, देखिए वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब, 2 फरवरी को हमारा वेटलैंड डे मनाया जाता है। और देखिए 2 फरवरी 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था। अब देखिए जो रामसर है वो कहाँ पर है, रामसर ईरान में एक जगह का नाम है। अब देखिए रामसर कन्वेंशन में इंडिया कब शामिल हुआ, इंडिया शामिल हुआ 1982 में। कब शामिल हुआ, 1982 में। और जो रामसर 2023 की जो थीम है वो क्या थी, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है। अब देखिए टोटल रामसर साइट है इंडिया में कितनी है, टोटल रामसर साइट है 80। जो अच्छा इंडिया की पहली रामसर साइट कौन सी है, वो है चिल्का झील, जो कहाँ पर है, जो उड़ीसा में है। देखिए दुनिया की पहली रामसर साइट कौन सी है, वो है कोबोर, कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। रामसर सम्मेलन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, देखिए जो रामसर सम्मेलन है उसकी सबसे बड़ी साइट कौन सी है, वो है सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और सबसे छोटी कौन सी है, रेणुका, जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हम इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं, कहाँ पर, इंडिया के अंदर। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा साइट किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा जो साइट है रामसर साइट वो किस राज्य में, वो है तमिलनाडु में। कितनी है, तमिलनाडु में 16 है। और यही हम यूपी की बात करें तो यूपी में कितनी है, टोटल 10 रामसर साइट है। अब देखिए जो टोटल रामसर साइट अब तक कितनी है, देखिए इससे पहले थी हमारी 75, 5 बढ़ चुकी हैं, जिसमें अभी प्रेजेंट में टोटल कितनी हो गई हैं, 80। जो 80वीं साइट है वो कौन सी है, लोंगवुड 16, यानी लोंगवुड 16 जो साइट है रामसर साइट वो कहाँ पर है, वो है तमिलनाडु में। देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो मेन साक्षरता दर और वुमेन साक्षरता दर का डिफरेंस किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, तो वो किसका है, राजस्थान का। राजस्थान का जो मेल लिटरेसी रेट है वो कितना है, 79.19 और फीमेल का कितना है, 52.12। तो इसी राज्य का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिफरेंस है। अब यहीं बात करते हैं हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट कौन कौन सी है। तो जैसा कि आपको पता है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट पहले नंबर पर जो आता है वो है केरला, जिसका 94% है। और यहीं जो दूसरे नंबर पे जो स्टेट आता है वो है मिजोरम। और दूसरे नंबर पे एक यूटी है, यूटी लक्षद्वीप, जिसकी 91.85। अब यहीं आपको कंफ्यूज कर सकता है कि जब वो स्टेट पूछेगा तो मिजोरम है, और अगर यूटी की बात करते हैं तो यूटी वैसे तो पहले नंबर पे होगी, परंतु अगर सीक्वेंस के हिसाब से बात करें तो सेकंड नंबर पर लक्षद्वीप, जो कि एक यूटी है, जिसका साक्षरता दर कितना होता है, 91.85 होता है। यहीं हम इंडिया के लिटरेसी रेट की बात करें तो जो इंडिया का लिटरेसी रेट है वो 74.04 है। इसमें मेल लिटरेसी रेट कितना है, 82.14 है, और फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46। अब इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 16.68। ठीक है। अब देखिए अब यहीं हम बात करते हैं मैंडमस। मैंडमस जो पिटीशन होती है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो एक लैटिन वर्ड है। अब देखिए जो रेट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, टोटल 5 रेट्स होती हैं, कितनी, 5। अब देखिए पहली कौन सी है, हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडमस, तीसरा सर्ट्योरिटी, चौथा प्रोहिबिशन, और चौथा कौन सा है, क्यू वारंटी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी है, डीपीएसपी आर ओनली स्किल्ड एस्पिरेशन ऑफ वेरियस वर्चुअस पीपुल, किसने कहा था, मतलब जो स्टेटमेंट है वो किसने दिए थे, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, आइवर जेनिंग ने दिया था। अब देखिए यहीं पर हम और स्टेटमेंट की बात करते हैं जिसमें डीपीएसपी
और फंडामेंटल राइट, संविधान की आत्मा, ये किसने कहा था? ये कहा था ग्रेविनियल ऑस्टिन ने। किसने? ग्रेविनियल ऑस्टिन ने। डीपीएसपी भारत के संविधान की अनूठी व्यवस्था है, ये किसने कहा था? BR अम्बेडकर ने कहा था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का इंगित करते हैं, त्रिरत्न होते हैं जो बौद्ध धर्म में, उनका वो किसकी तरफ इंगित करते हैं? तो इसमें 3 शब्द होते हैं, एक बुद्ध, धम्म और संघ। और बुद्ध का मतलब क्या होता है? ज्ञानी पुरुष, धम्म शिक्षा, संघ संगठन होता है। अब देखिए माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक, देखिए माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक कौन था? वो था नागार्जुन। नागार्जुन जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और ये अलग अलग देशों में भी गया था। इसी को हम भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी रचना कौन सी है? इसकी रचना है एक माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र किसकी रचना है? इन्हीं की एक रचना है जो माध्यमिक सूत्र है। इसी में हमें सापेक्षता का सिद्धांत भी हमें इसी में देखने को मिलता है। अब देखिए बुद्ध चरित्र जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बुद्ध चरित्र जो बुक है वो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, यही हम बात करते हैं कि जो बुद्धिस्ट की काउंसिल हुई थी वो कब कब हुई है? तो देखिए जो बुद्ध की जो पहली काउंसिल हुई है वो 483 BC में। उस समय राजा कौन था? अजातशत्रु था। और कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी राजगृह में। और उसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप उसका अध्यक्ष था। देखिए इसकी जो दूसरी वो हुई थी समिति जो गठित हुई थी वो हुई थी 383 BC में, जिसका राजा कौन था? उसमें राजा था उसका कालाशोक। और कहाँ हुई थी? वो हुई थी वैशाली में। और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? सावाकामी। और तीसरी कब हुई थी? 255 BC में। उस समय राजा अशोक थे और स्थान कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। और उस समय अध्यक्ष कौन था? भोगलीपुत्र। और देखिए चौथी कब हुई थी? चौथी हुई थी प्रथम शताब्दी यानी कनिष्क के समय में। उस समय स्थान कहाँ था? कुंडलवन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और इसी समय एक उनके उपाध्यक्ष भी थे, उनका नाम था अश्वघोष, जिनकी बुक अभी हमने ऊपर पढ़ी, कौन सी थी? बुद्ध चरित्र। अब हम याद करते हैं जो मिलिंद पन्ने हैं वो एक कैसा टेक्स्ट है? जो मिलिंद पन्ने हैं वो एक पाली टेक्स्ट है जिसमें हमें मिनांडर और बुद्ध भिक्षु नागसेन की वार्ता का वर्णन देखने को मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। देखिए बौद्ध ग्रंथ में जो संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? विनय पिटक से। अब देखिए अभ्युदय जो पिटक है वहीं पर हमें फिलोसफिकल प्रिंसिपल भी बताए गए हैं, और जो शुद्ध पिटक है वहीं हमें धर्म का सिद्धांत और बुद्ध के उपदेश देखने को मिलते हैं। अब देखिए अब हम बात करते हैं कि जब गंगा निकलती है तो गंगा उद्गम के बाद वो जब मिलती है जिससे, उस समय वो क्या क्या बनाती है? जैसे आपने पता होगा कि रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग और विष्णुप्रयाग, यानी गंगा बनने से पहले के जो मीटिंग पॉइंट होते हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग क्या होता है, किस चीज़ से बना होता है? देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन है अलकनंदा। क्या कॉमन है? अलकनंदा सब में कॉमन है। अब देखिए रुद्रप्रयाग कब होता है? रुद्रप्रयाग किससे होता है? रुद्रप्रयाग होता है मंदाकिनी से। नंदप्रयाग तो वो होता है नंद से यानी नंदाकिनी से। कर्णप्रयाग किससे होता है? अलकनंदा और पिंडार से। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा से। विष्णुप्रयाग धौली गंगा के साथ होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए यहीं हम बात करते हैं सहायक नदियाँ। तो देखिए यमुना की सहायक नदी कौन सी है? बेतवा, केन और चंबल। ये किसकी सहायक है? ये सहायक है हमारी यमुना की। और देखिए गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सी है? वो है यमुना। तो देखिए गंगा की और ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और तमसा। ये सभी किसकी हैं? ये सभी गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। अब देखिए कोसी को ही हम बिहार का शोक नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो बिहार में शोक का मतलब क्या होता है? वहाँ पर बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है जिससे मानहानि का बहुत नुकसान होता है। अब देखिए इसी को जो कोसी रिवर है इसी को हम अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। यही जो कोसी रिवर है ये अपने डायरेक्शन चेंज करने के लिए कुख्यात है। अब हम बात करते हैं दामोदर। ठीक है, दामोदर का है, दामोदर जो रिवर है उसी को हम झारखंड का शोक और बंगाल का शोक नाम से भी जानते हैं। अब देखिए पीली नदी हवा का हो इसी को हम चीन का शोक नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यही बात करते हैं महानदी। तो देखिए महानदी रिवर है जो उसका जो बेसिन है, लार्जेस्ट टोटल बेसिन है वो कितना है? 1,41,589 है। और जो महानदी रिवर है कहाँ बहती है? ये छत्तीसगढ़, MP, उड़ीसा,
झारखंड और महाराष्ट्र के होते हुए बहती है। अब बात करते हैं हम नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियों के नद क्या स्थित है, वो है सतपुरा रेंज। अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी, तो इसी को हम रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ कहाँ बहती है, ये एमपी और गुजरात की लाइफलाइन से भी जानते हैं। और इसका जो ओरिजिन है वो अमरकंटक एमपी से निकलता है। और यही हम ताप्ती की बात करें तो ताप्ती का जो ओरिजिन है मुल्ताई एमपी से होता है। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है। तो देखिए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर है वो कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, जो कहाँ के, मैक्सिको के। ग्रीन रिवॉल्यूशन पहली बार कब आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन पहली बार 1966 से 1967 के बीच में आया था। उस समय PM कौन थे, उस समय PM थे लाल बहादुर शास्त्री। देखिए कृषि मंत्री हरित क्रांति के राजनीतिक जनक चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। और फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है अरुण कृष्णन को। किसे, अरुण कृष्णन को। गुलाबी क्रांति का किसे कहा जाता है, दुर्गेश पाटिल को। और गोल्डन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, निरपुख तरतुज। और लाल क्रांति का विशाल तिवारी। और सिल्वर क्रांति के जनकी कौन कहा जाता है, वो है इंदिरा गांधी। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उस समय पीछे एक एग मार्क होता है। तो उसी एग मार्क इंडिया में कब लागू हुआ था, तो इंडिया में वो एग मार्क 1937 में लागू हुआ था, जो कि कृषि उत्पादों पर लगता है। ठीक है। अब देखिए मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग MSP जो होता है वो कौन डिटरमाइन करता है MSP, तो वो 1985 में 1985 में जो इसका नाम था वो एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन था, CACP। अब इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1965 में। अब देखिए जो CACP है, इसी का जो पुराना नाम था वो क्या था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ठीक है। कुल कितनी क्रॉप्स के लिए MSP दिया जाता है, तो टोटल 22 क्रॉप्स के लिए MSP दिया जाता है, जिसमें 7 अनाज हैं, 5 दालें, 7 तिलहन हैं और 3 वाणिज्य फसलें, जिसमें 1 कपास, खोपरा और जूट। ठीक है। गन्ने के लिए क्या दिया जाता है, तो गन्ने के लिए FRR दिया जाता है, यानी फेयर रेमुनेटिव प्राइस दिया जाता है। ठीक है। गन्ने के लिए MSP नहीं दिया जाता। अब ठीक है, देखिए जो वेट होता है, वेट क्या होता है आपको पता होगा कि जो वेट यानी जो आपका वेट है वो वेरी करता है। आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आपका वेट वेरी होता है, जिसका M/G होता है, यानी G की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो वैसे ही आपका जो वेट है वो चेंज होता रहता है। तो देखिए जो वेट है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, तो वेट जो मैक्सिमम होता है वो कहाँ होता है, पोल्स पे होता है। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको पता होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किससे नापते हैं, वो हम बैरोमीटर से नापते हैं, जिसकी खोज टॉर्शेली ने की थी। देखिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसमें सडन अगर ड्रॉप आ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, भूकंप आता है, यानी स्टॉर्म आता है। तो देखिए आपने देखा होगा कि ऊपर जो टंकियाँ होती हैं उनको साफ़ करने के लिए हमें कुछ उसमें डालते हैं, यानी जो पानी को साफ़ करने के लिए हम क्या डालते हैं, तो पानी को साफ़ करने के लिए हम क्लोरीन डालते हैं। तो गैस यूज टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है, क्लोरीन होता है। और एक पाउडर भी यूज किया जाता है, वो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaOCl2 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड होता है। अब देखिए यही बात करते हैं कि ये किस किस से मिलके बने होते हैं। जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है, और जो ब्रॉन्ज होता है वो कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है। जर्मन सिल्वर किससे बना होता है, कॉपर, जिंक एंड निकल से बना होता है। स्टेनलेस स्टील किससे बनता होता है, क्रोमियम, निकल और आयरन से मिलके बना होता है। अब हम बात करते हैं डिसीज। जो एंथ्रेक्स डिसीज है वो किस में होती है, पशुओं के खुरों में होती है। देखिए जो कालाजार होता है, कालाजार किससे होता है, कालाजार होता है प्रोटोजोआ से। अब देखिए प्रोटोजोआ से होने वाले और कौन कौन से रोग हैं, देखिए पापा कम्पस होता है, यानी पा से क्या होता है, पायरिया, का M से हो गया मलेरिया, पे से हो गया पेचिस, और सोते मतलब स्लीपिंग सिकनेस। ये चारों बीमारी किससे होती है, ये चारों बीमारी होती है प्रोटोजोआ से। ठीक है। डेंगू जो फीवर है किसके द्वारा होता है, कौन से मच्छर के खाने के द्वारा डेंगू फीवर होता है, तो डेंगू फीवर होता है एडिस मॉस्किटो के काटने से क्या होता है, डेंगू फीवर होता है। और देखिए चिकनगुनिया और जीका वायरस किससे होता है, ये होता है एशियन टाइगर मॉस्किटो के खाने से। अब देख मलेरिया, जो मादा मलेरिया होता है वो मलेरिया किससे होता है, वो मादा एनाफ्लीज के काटने से होता है। अब देखिए अब हम बात करते हैं जो स्कीम्स होती हैं, यानी जो छत्तीसगढ़ की स्कीम है, जैसे महतारी
वंदन योजना और सीएम मितान योजना, सीएम महतारी न्यायरथ योजना और हमर सुधर लायक अभियान, ये सभी किससे संबंधित हैं? ये सभी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अब देखिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कमल योजना पूछ सकता है। तो कमल योजना कहाँ की है? वो मिजोरम में है। मणिपुर में कौन सी थी? स्कूल ऑन व्हील्स स्कीम कहाँ की है? वो है मणिपुर की। मध्य प्रदेश की सीएम बाल आशीर्वाद योजना, ये कहाँ की है? ये है मध्य प्रदेश की। अब देखिए इंडियन पैरालंपिक कमेटी, अब देखिए इंडियन पैरालंपिक गेम्स जो होते हैं तो सबसे पहले कब शुरू हुए थे? 1960 में रोम में शुरू हुए थे, जिसकी राष्ट्रीय स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। ठीक है। और इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी कब फॉर्म हुई थी? 1989 में फॉर्म हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? बॉन जर्मनी में है। अब देखिए जो इंडियन पैरालंपिक कमेटी है उसके प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन थे? तो वो अध्यक्ष हैं देवेंद्र झांझरिया, जो किससे संबंधित है? जिनका गेम कौन सा है? वो भाला फेंक से संबंधित है। अब देखिए देवेंद्र झांझरिया से पहले प्रेसिडेंट कौन से? वो कौन सी? दीपा मलिक, जो पहली वुमेन है जिन्होंने पहली वुमेन जो सिल्वर मेडल जीतने वाली थी। इन्होंने सिल्वर मेडल कब जीता? 2016 में। किस में जीता था? वो जीता था शॉर्ट फुट में। अब हम बात करते हैं पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले इंडियन कौन थे? वो कौन थे? मुरलीकांत पेटका। कौन थे? मुरलीकांत पेटका, जिन्होंने 1972 में गोल्ड मेडल जीता था। देखिए अब हम बात करते हैं 3 डे पूसा एग्रीकल्चर साइंस फेयर है, वो कहाँ पर मनता है? तो वो कहाँ मनता है? झारखंड में। ठीक है। कहाँ का है? वो क्या है? झारखंड का। अब देखिए झारखंड की और कौन सा है? 10,000 जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कब किसने किया था? वो कहाँ पर है? ये देवधर में है, जिसका उद्घाटन पीएम के द्वारा किया गया था। देखिए विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना कहाँ की है? ये भी झारखंड में भी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पूरा एग्रीकल्चर साइंस फेयर है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो ये पूरा एग्रीकल्चर साइंस फेयर फेस्टिवल 1972 में स्टार्ट हुआ था, जो 2024 में ये जो फरवरी का जो लास्ट वीक है उसमें चला था। जो इसकी थीम थी वो थी नेशनल फूड एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी थ्रू मिलेट्स, यानी श्री अन्ना। ठीक है। इससे हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक बायो में दे रखा है। थैंक यू।